जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं नवीन जिंदल जी बहुत ही हमारे कर्मठ हैं, युवा हैं और अनेक काम उन्होंने पूर्व में भी किए हैं और इसी लोकसभा क्षेत्र ने अभी हरियाणा के युवा एवं कर्मठ मुख्यमंत्री भी देने का काम किया है, जो आज प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से वो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ सांसद रहते हुए अनेक कामों को, आप सबके सुझावों को, आप सबकी बातों को वकालत के माध्यम से आगे बढ़ाया है, कई विकास के कार्य कराए हैं और अब जिंदल जी उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में। और जिंदल जी का परिवार भी काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में अपना योगदान देता है। अब ये यहाँ पर डबल इंजन काम करेगा। अभी डबल इंजन प्रदेश में काम कर रहा था, ये डबल इंजन अब कैथल और इस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में तेजी से काम करेगा। एक तरफ सैनी जी और दूसरी तरफ जिंदल जी मिलकर इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के भाइयों बहनों ये कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के धर्म युद्ध की भूमि रही है। उस समय का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। एक ओर कौरवों की बड़ी सेना, 100 से ज्यादा कौरव थे, तो दूसरी ओर केवल 5 पांडव थे। और आज भी जो वर्तमान समय में भारत का परिदृश्य चल रहा है, जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, हमारे देश के अंदर भी आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक और कौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो कौरव रूपी पार्टियां हैं। और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बनाम, एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की विचारधारा वाली ये 2 शक्तियां इस चुनाव में काम कर रही हैं। मैं आज आप सबको इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये बताने आया हूं किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं, एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। निरंतर सतत 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होना था। भाइयों बहनों, शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है और अनेक राज्यों की मीटिंग समाप्त होते होते प्रातःकाल 4 बज गया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होगी जो पूरी रात भर चलती है। और मैंने सोचा कि ये पूरी रात भर मीटिंग चल रही है, अब हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मैंने उनके एक सहयोगी से पूछा, क्योंकि मुझे भी उत्तराखंड राज्य की प्रतिनिधित्व के नाते उस मीटिंग में भाग लेना था, तो 3:30 बजे हमारा नंबर आया और 4 बज गया समाप्त होते हुए।
तो मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी का आज कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में 10 बजे से कार्यक्रम है, उनको 8 बजे ऑन बोर्ड होना है। तो मैंने कहा आप 4 बजे जाएंगे, 4:30 बजे पहुंचेंगे, आप क्या कुछ विश्राम करेंगे क्या माननीय प्रधानमंत्री जी? तो भाइयों बहनों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है उनका तो जागरण का समय ऑलरेडी हो चुका है, वो तो इतने बजे जग जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, उन्होंने आज क्या क्या काम करने हैं वो पहले से ही उनका लिखा होगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अनवरत रूप से उन्होंने काम किया है भाइयों बहनों। एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी गैंग जो अपने निजी हितों के लिए देश हित की तिंजांजलि देने का काम कर रहे हैं, देश हित को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है, योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, चूंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति हजारों हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है भाइयों बहनों। आप सबके माध्यम से हजारों लोगों तक बात जानी है। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में शुरू हुई है, हर वर्ग के लिए, अगर हम करें किसान सम्मान निधि की बात है, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, हर घर से नल की जल की योजनाएं, ऐसी अनेक योजनाएं भाइयों जो उन्होंने अपने कालखंड में शुरू की हैं। इन योजनाओं से हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का अवसर मिला है, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और किसान सभी के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। और आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है भाइयों बहनों। और पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो आप सब तो व्यापारी भी हैं, समाज के समृद्ध लोग भी हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले भी हैं। हमने जो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था उन अंग्रेजों को पछाड़कर बने हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन चलाने का काम किया है। उनको पछाड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज बृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विश्व स्तरीय बन रहा है। प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बन रही है और पिछले 10 वर्षों में 55,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। और आजादी के बाद से जितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ भाइयों बहनों, उससे ज्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 वर्षों में बने हैं। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स बने हैं देश के अंदर, 7 नए IIT, 7 नए IIM देश को समर्पित किए गए हैं। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 2014 से पहले आपने देखा होगा हम अन्य देशों पर रक्षा के क्षेत्र में निर्भर रहते थे। आज 70% से भी अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, आज 85 देशों को भारत रक्षा के उपकरण निर्यात भी कर रहा है। आज भारत में G20 का सम्मेलन होता है। एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, पूरी दुनिया ने भारत की सामर्थ्य भी देखी, संस्कृति को भी देखा। हमारा चंद्रयान चंद्रमा में जाकर स्थापित हो जाता है, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण हो जाता है, कोरोना में कोरोना रोधी वैक्सीन बन जाती है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम जो देश के अंदर हुए हैं, अगर हम इन सब को ठीक से देखेंगे, विचार करेंगे, तो हमको लगेगा जो अभी शुरुआत में यहाँ तक्षशिला और नालंदा की बात हो रही थी, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय
पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने का काम जहां से शुरू हुआ, वह भारत फिर से मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो या देश में सीएए का कानून लाया गया हो। भाइयों बहनों, इसके साथ ही चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो या पुलवामा में अटैक होता है तो ऐतिहासिक निर्णय सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। भाइयों बहनों, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। इतना ही नहीं, हम सब लोग जिनका नाम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, प्रभु श्री राम, जिनका लंबे समय से हम सब देशवासियों को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को जिसकी प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान पैदा हुए वहां उनका मंदिर बनना चाहिए, वो अपने घर में विराजित होने चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको भी त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में आने का सौभाग्य किसी के कारण, किसी के नेतृत्व के कारण से मिला है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो या हमारे सैनिकों के लिए, जनरल वत्स साहब बैठे हैं यहाँ पर सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूं। मैंने वो खुशी देखी है भाइयों बहनों, जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होते समय देश के हर एक सैनिक के दिमाग में आई, उनके मन मस्तिष्क में आई। 40 सालों तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी। इसके साथ ही सैनिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो सियाचिन में अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, मोदी जी के आने के बाद जहां अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी, आप सबको पता होगा उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा गांवों में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परिवेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वह और हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए सेना को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि सेना गोली का जवाब गोलों और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी से लेकर लगातार एक संकल्प रहा कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर किसी के लिए एक समान देश के अंदर कानून होना चाहिए। यानी कि एक के लिए अलग कानून है, दूसरे के लिए अलग कानून है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में यूसीसी का बिल, समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक समान कानून, ये विधेयक हमारा उत्तराखंड में बन गया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये समान नागरिक संहिता, यूसीसी का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बार देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके साथ साथ जहां हरियाणा में आदरणीय खट्टर जी के नेतृत्व में जो एक बड़ा यहाँ पर पेपरों का, पर्चे का, नौकरी का जो खेल चलता था, भाइयों बहनों, वो समाप्त हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी हमने सख्त नकल अध्यादेश लागू करके ये जो खिलवाड़ होता था नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ, वो खिलवाड़ अब बंद कर दिया है। इसके साथ ही आप सबके मन में जब उत्तराखंड की बात आती है, देवभूमि की बात आती है, तो आपका जो भाव है वो बदल जाता है। वो सुनते हैं कि भाई देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि है, देवभूमि का कैसा स्वरूप होना चाहिए, देवभूमि जिस स्वरूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है वो स्वरूप हमेशा बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, पिछले सालों में
देवभूमि के इस स्वरूप को छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ है। हमने प्रयास किया संकल्प लेकर कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, इससे छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमने जहां धर्मांतरण का सख्त कानून बना दिया, दंगा रोकने का दंगा रोधी कानून बना दिया, और बड़े पैमाने पर जो वहां लैंड जिहाद होता था उस लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करके हजारों हजार एकड़ जमीन आज हमने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। आप आएंगे, आपको बदलता हुआ उत्तराखंड दिखाई देगा भाइयों बहनों। इसके साथ साथ महिलाओं के बारे में 36 आरक्षण हमने वहां किया है। 10% उत्तराखंड के हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके लिए भी किया है। भाइयों बहनों, ये सारा का सारा जो भी निर्णय हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, या अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो रहा है, ये सारे निर्णय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही इस प्रकार के निर्णय ले सकती है, राष्ट्र हित के निर्णय ले सकती हो। ये आपको अब फैसला करना है कि एक और तो है विकास और संतुष्टिकरण के मॉडल वाली भाजपा, और दूसरी ओर देश में तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और परिवार की जनक ये कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के लोग हैं। कांग्रेस घमंडिया गैंग झूठ और भ्रम फैलाकर फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। 2014 के बाद जो इनको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला है, ये किसी तरह से सत्ता में आकर फिर से वही खेल खेलना चाहते हैं, फिर से देश को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर मुझे चुनाव में अनेक स्थानों पर राज्यों में जाने का अवसर मिला है। पूरे देश के अंदर इस बार एक ही चर्चा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का इनका गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन केवल लोगों को भ्रम में डालने का गठबंधन है। ये गठबंधन ठगबंधन है, और ये गठबंधन अपनी पार्टियों के अस्तित्व को और अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, ये लोग राष्ट्र हित के मुद्दों से लेकर जनहित के सारे फैसलों में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लोकतंत्र को खतरा बताने वाले कांग्रेसी गैंग ने हमेशा देश के लोकतंत्र का उपहास किया है। पहले इमरजेंसी लगाकर देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम और लोकतंत्र का सरेआम माखौल उड़ाने का काम इन्होंने किया है। ये लोग राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ऐसे जो सर्वोच्च हमारे संवैधानिक पद हैं, उनके लिए भी अपमानजनक भाषा और उनकी भद्दी नकल करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से संसद चल रही थी, किस प्रकार का मजाक इनके पार्टी के शहजादे कर रहे थे। ये देश की किसी भी संवैधानिक संस्था का भी सम्मान नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, यहां तक कि ये लोग देश की सेना पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। भाइयों बहनों, इसमें भी अपनी बहादुरी समझते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, सेना का अपमान करते हैं, सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, इस कांग्रेसी घमंडिया गैंग ने श्री राम और सनातन धर्म का भी उपहास उड़ाने का काम किया है। ये राम को कहते हैं कि राम काल्पनिक है, सनातन के बारे में कहते हैं कि सनातन धर्म ये वायरल फीवर है, ये मलेरिया है, ये मच्छर है, ये डेंगू है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का भी हर प्रकार से विरोध किया था। अब जब श्री राम का मंदिर बन गया, आज भी उसमें ये मीन मेख निकालने से पीछे नहीं हटते हैं। कोई न कोई बात जरूर करते हैं जिनसे लगता है कि ये राम मंदिर के कभी पक्षधर नहीं थे। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के फेर में ये लोग रामचरित जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाने तक की भी बात सरेआम कह देते हैं। भाइयों बहनों, सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने ये गठबंधन नहीं किया है, ये ठगबंधन किया है। आप देखिए, मैं अभी पंजाब गया था। पंजाब में मैं देख रहा हूं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां एक दूसरे को गाली दे रही हैं ना। अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, आप सबको पता है। हमारे विद्वान अधिवक्ता लोग बैठे हैं, बताएंगे। पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा में, दिल्ली में गलवैया कर रहे हैं। आप बताइए, एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बुद्धिजीवी लोगों की आवाज तो आनी चाहिए कि मैं अगर जो बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने के लिए अलग अलग होने का ढोंग करते हैं। असल में ये सब
भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद में, घपले घोटाले में एक दूसरे के पक्के साझीदार हैं। भाइयों बहनों, मुगल प्रेमी कांग्रेस गैंग के घोषणा पत्र में जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र होता है, मुस्लिम लीग की पूरी छाप इनके घोषणा पत्र में नजर आती है। ये कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये लोग हमारे SC, ST और OBC भाई बहनों का हक छीनकर अपने चहेते समुदाय को देने वाले हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने अन्य पिछड़ा वर्ग में एक वर्ग विशेष के लोगों को शामिल कर दिया और उनको आरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। अब ये लोग इस प्रकार का ये मॉडल पूरे देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। घमंडिया गैंग के नेता और इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार लालू यादव ने सरेआम मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की वकालत की है और पिछले 8-10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले उन्होंने खुलेआम ये बयान दिया है। भाइयों बहनों, इससे हम सभी को मिलकर इस तुष्टीकरण और वोट बैंक की जो घटिया राजनीति है, इस घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है। ये समय आ गया है कि मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से, यहाँ की क्रीम से ये अपील करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, हरियाणा की सरकार ने जो काम किया है, ये सारे की सारी जन कल्याणकारी नीतियां जो गरीबी कल्याण के लिए, सुशासन के लिए देश के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, आज साइंस के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिस प्रकार से भारत ने तरक्की की है, सेना ने जिस प्रकार से हमारा सीना चौड़ा करने का काम किया है, हम सबकी सेवा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए जिस बहादुरी और पराक्रम का काम किया है, ये सारी बातें आम जनता तक जानी चाहिए। जन जन तक पहुंचाने का काम आप सबको करना होगा। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 25 मई को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी के पक्ष में मतदान करें और अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकतंत्र के महायज्ञ में आप सबकी भी आहुति जाए, आप सब भी अपना योगदान करें। इतना ही निवेदन करते